Assalamualaikum students, I hope all of you are doing well. Today हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना प्रीवियस टॉपिक इंटरनेट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और हम स्टडी करेंगे अगेन द रेट गेन यूनिट्स. आई वांट टू क्लैरिफाई सम कॉन्सेप्ट्स अगेन सो दैट आप अच्छी तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छी तरह सॉल्व कर सकें. तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. वो क्या था कि नंबर ऑफ रेडियंस इज अ रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल. ओके, इस आर्क लेंथ को आप एस से डिनोट कर सकते हैं और रेडियस को तो आप जानते ही हैं कि आर से डिनोट कर सकते हैं. और जो नंबर ऑफ रेडियंस बेसिकली ये आपके पास एक एंगल होता है और एंगल्स को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आप देखें, आपको यहाँ से एक बहुत ज़रूरी फार्मूला मिलेगा. वो ये होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा. ये फार्मूला हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में और आप अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी देखेंगे कि ये फार्मूला बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा होगा. तो इसको याद करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सेकेंडली एक और बहुत ज़रूरी रिलेशन हमने पढ़ा था, हमने ड्राइव किया था बेसिकली कि द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज. तो वो रिलेशन क्या था आपके पास? वो ये था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज ओवर पाई. ये आपके पास एक रिलेशन था. जब भी आपने रेडियन से डिग्रीज में जाना है तो आपने इस से मल्टीप्लाई कर देना है. और इसका कन्वर्स भी मौजूद होता है. वो ये होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस. तो जब आपने डिग्री से रेडियंस में जाना है तो उस क्वांटिटीज़ को इससे मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो वो डिग्रीज में चली जाएगी. तो ये दो रिलेशंस बहुत ज़रूरी हैं. डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ में ये 3 फार्मूलाज आपको एक्सटेंसिवली यूज़ करने होंगे. तो कीप दैट इन माइंड. डू मेक योर नोट्स फॉर इम्पॉर्टेंट स्टफ. ओके, एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं. सिर्फ टॉपिक को पढ़ लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आपको क्वेश्चंस भी आने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड. दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, 2 कनेक्टेड गियर्स आर रोटेटिंग. तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक गियर है. ठीक है, ये आपके पास 2 गियर्स हैं. एक का रेडियस बहुत बड़ा है और दूसरे का रेडियस रिलेटिवली उससे छोटा है और दोनों की रेडियस आपके पास मेंशन्ड है. ठीक हो गया. और दोनों आपस में मिल के मूव कर रहे हैं. अच्छा, the smaller gear has a radius of 0.4 meter and the larger radius has a radius of 0.7 meters. What is the angle through which the larger gear has rotated when the smaller gear has made one complete revolution or rotation? कि आपके पास जो स्मॉल गियर है उसने पूरी एक रेवोल्यूशन कर ली है. और फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक्स वी नो कि what is the angle between one complete rotation, 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियंस. तो आपको पता है कि इस पूरे गियर ने तो 2 पाई का एंगल कवर कर लिया है, मगर आपने बताना ये है कि ये जो सेकंड गियर है उसने कितना एंगल कवर किया है. ऑब्वियसली उसने टोटल 2 पाई कवर नहीं किया, आपने बस बताना है कि कितना कवर किया. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फोकस बेसिकली जो है इस क्वेश्चन में वो है कि हमने बताना है कि जो इस गियर ने कितना एंगल कवर किया है और इसकी तमाम बड़े बड़े गियर की क्वांटिटीज़ को मैं एल से डोनेट करूँगी. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा गिवन डाटा पहले लिखा करें. तो जो लार्ज रेडियस है उसके लिए आपके पास जो रेडियस है आर एल वो है 0.7 मीटर्स और आपको उसका थीटा एल फाइंड करना है. सिमिलरली जो स्मॉलर गियर है उसके पास जो रेडियस है वो है 0.4 मीटर्स और जो उसने एंगल कवर कर लिया है वो है ऑब्वियसली 2 पाई रेडियंस. ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और 2 सेकेंड्स पहले हम वो पढ़ के आए हैं. वो क्या है? वो फॉर्मूला है आपके पास एस इज इक्वल टू आर थीटा. ठीक है, सबसे पहले हम स्मॉल रेडियस के यूज़ करेंगे और स्मॉलर रेडियस का आर्क लेंथ देखेंगे कि बेसिकली ये जो गियर है, ये जो अगर यहाँ से पोजीशन चली तो वो कितना घूम के आई.
यानी कि टोटल रेवोल्यूशन में इस पूरे गियर का सर्कमफ्रेंस क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं S इज इक्वल टू आर थीटा। वो क्या होगा आपके पास, आप देखें 0.4 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियंस। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके एक आंसर निकाल लेंगे तो आपके पास S स्मॉल आ जाएगा। ओके, अब गौर से देखें होगा क्या इस प्रॉब्लम में। जो आपने देखने ना वो ये है कि ये गेयर्स मूव किस तरह करें। आप देखें कि जैसे जैसे ये स्मॉलर गेयर मूव करेगा, बिगर गेयर भी उसके साथ मूव करेगा और इनकी सर्फेसेस इन कांटेक्ट हैं। जैसे जैसे ये गेयर इस तरफ को मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये जो गेयर है इसकी सर्कमफ्रेंस इसके साथ टच होती रहेगी, थ्रू आउट टच हो रही है। और जैसे ही वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, हो सकता है कि वो अभी उसके यहाँ पे पहुँचा हो या यहाँ पे पहुँचा हो या यहाँ पे पहुँचा हो, वी डोंट नो वो कहाँ पे पहुँचा है। बट व्हाट वी डू नो इज़ दैट कि जितना भी वो पहुँचा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसने अपना पूरा सर्कमफ्रेंस उसके साथ टच करते हुए पहुँचा वो इस जगह पे। तो हम देख सकते हैं कि जो भी एंगल आर एस ने कवर किया और हमें पता है वो एंगल क्या है 2 पाई रेडियंस, तो उस 2 पाई रेडियंस के अंदर जितनी सर्कमफ्रेंस, जितनी आर्क लेंथ स्मॉलर रेडियस के इसके साथ टच हो गई है, उतना ही जो सर्कमफ्रेंस लार्जर गियर का मूव हुआ है। सपोज वो अभी यहाँ पे पहुंचा था, लेट्स से पूरा उसको टच करते हुए यहाँ पहुंचा, उसकी पूरी रोटेशन कंप्लीट होगी, मगर ऑब्वियसली उसकी नहीं हुई। उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई एंगल सब्सटेंड किया होगा और इस एंगल को हम फाइंड करेंगे। वो कैसे, आपको आर पता है, आपको एस एल चाहिए, मगर आपने देखा कि जितना सर्कमफ्रेंस स्मॉलर गियर का उसके साथ टच हो गया, उसने भी उतना ही मूव किया। यानी बेसिकली यहाँ पे स्मॉल एस इज इक्वल टू एस एल। तो अब आप देख सकते हैं कि हम जो लार्जर गियर के लिए किस तरह ये इक्वेशन देखेंगे कि थीटा एल इज इक्वल टू बेसिकली एस एल ओवर आर एल। तो आप यही स्मॉल वाला इधर पुट कर लेंगे और थीटा बेसिकली आपके पास है 0.7, तो आप यहाँ से दी अमाउंट ऑफ रेडियंस इन डिग्रीज में बता देंगे कि कितना रेडियस कवर हो चुका है। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि ये प्रॉब्लम किस तरह करना है। आई एम नॉट completely solving the problem because I want you guys to solve it and do share the feedback with me so we can discuss this more. Okay, ये तो थी रेडियंस से मिला की प्रॉब्लम, मगर स्टोरी यहाँ में ख़त्म नहीं होती। रेडियंस के अलावा भी एक और सप्लीमेंट्री यूनिट है आपके पास जिसको कहते हैं स्टेरेडियन। देखें, अभी तक हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं उसके अंदर हम 2 डायमेंशनल फिगर में काम करें कि भाई एक पेपर के ऊपर एक सर्कल है, जैसे कि पिछले गेम में गेयर्स थे, हमने उन गेयर्स को 3D मॉडल में ज्यूम नहीं किया था, हम उन्हें 2D ही समझ रहे थे और 2D ही करके हर चीज़ कर रहे थे। तो स्टेरेडियन बेसिकली आपके पास एक 3D स्फीयर के अंदर जो एंगल सबटेंड होता है ना, उसकी बात हो रही होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एस्यूम करें ये एक सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। ओके, और आपको पता है कि स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, जैसे एक बॉल होगी। अब आपने क्या किया है कि ये देखें इस चीज़ से सिमिलरली जैसे वहाँ पे एक आर्क लेंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंगल कवर करती थी, यहाँ पे एक आर्क लेंथ नहीं कवर करती, एक अमाउंट ऑफ एरिया कवर करता है। ऐसे ही है, ये ऐसी मिसाल है कि जैसे आपके पास एक तरबूज है, अक्सर आपने देखा होगा, और आप कभी तरबूज वाले से तरबूज लेने जाएं तो वो आपको कैसे बताता है कि ये ठीक है या गलत है। तो आपको एक चारों कोनों से कट लगा के एक कोन टाइप चीज़ बाहर निकाल के दे देते हैं, सिमिलर टू कोन, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू कोन बट इट्स समथिंग वी कैन ड्रॉ एनालॉजी फ्रॉम। तो एक चीज़ आपको निकाल के दे देता है कि ये देखो भाई ये क्या है। तो आपने कभी उसको गौर किया है कि उसने एक प्रॉपर एंगल सबटेंड किया होता है उसकी सरफेस के साथ। वो किस तरह, वो जो आपको सरफेस निकाल के देता है ऊपर से, वो देखें, वो जो जहाँ पे तरबूज का शेल होता है वो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एरिया होता है। उस एरिया को आप देखें, आप समझें कि ये डार्क ब्लू एरिया वो चीज़ है और ये रेडिश वाला सारा हिस्सा है। तो बेसिकली स्टेरेडियन जब हम डिफाइन करते हैं वो इस तरह करते हैं कि द एंगल सबटेंडेड at the center of a sphere, the angle subtended at the center of the square by an area on its surface। तो जो एरिया है इसकी अगर वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो बेसिकली वो 1 स्टेरेडियन हो जाता है। जैसे कि आपने रेडियन में देखा कि
था कि जब उसकी जो आर्क लेंथ है वो r हो जाए तो 1 स्टेरेडियन हो जाता है, रेडियन हो जाता है। तो इन द केस ऑफ स्टेरेडियन जब ये जो सरफेस एरिया है वो r स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो आपके पास 1 स्टेरेडियन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको वो तरबूज वाली मिसाल अच्छी समझ आई होगी कि किस तरह वो निकालते हैं। और वो जो ऊपर ग्रीन शेल है अगर वो r स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब कि जो अंदर एंगल बना है, सॉलिड एंगल कहते हैं 3 डायमेंशनल एंगल को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि सॉलिड एंगल बेसिकली एक 3D एंगल होता है। तो उसको अगर वो जो सरफेस एरिया वो जो शेल है वो r स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो आपके पास 1 स्टेरेडियन के इक्वल हो जाता है। तो अगर ऑब्वियसली आपको सिर्फ 1 स्टेरेडियन की ज़रूरत तो नहीं होती हमेशा, अगर आपको नंबर ऑफ स्टेरेडियन चाहिए हो मोर देन 1 तो क्या होगा? वो ऐसे होगा कि आप देखें कि सपोज एरिया ऑफ द स्फेयर ओवर r स्क्वायर, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टेरेडियंस आ जाएंगे। अगर मैं पूरे स्फेयर की बात करूं, ये पूरा स्फेयर, पूरा तरबूज, अगर आपके पास एक प्रॉपरली स्फेरिकल तरबूज है तो वो कैसे होगा? आपको पता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। और अब इसको मज़ीद आप कैंसिलेशन कर दें तो आप देखेंगे कि 4 पाई, तो व्हाट्स 4 पाई है? ये बेसिकली एक वो एंगल है जो टोटल नंबर ऑफ स्टेरेडियन जो एक पूरे स्फेयर में कवर हो रहे होते हैं। जैसे कि एक सर्कल में आपने देखा था कि 2 पाई रेडियंस कवर होते हैं, टोटल जो एक स्फेयर है उसमें 4 पाई स्टेरेडियंस कवर हो रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ये आपने हमेशा याद रखनी है। और जब भी आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ स्टेरेडियन बताओ किसी भी चीज़ से, और अगर अब आपको उस एरिया का सरफेस बता दे तो दिस इज़ हाउ यू वुड डू कि उसको r स्क्वायर से डिवाइड कर लें और आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेरेडियन आ जाएंगे। तो आई होप सो आपको स्टेरेडियंस से मुतल्लिक चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स अबाउट मोर इन द स्टेरेडियन और रेडियन एंगल कॉन्टेक्स्ट। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, कोई और मसले मसाइल हैं तो डू रीच आउट, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। हैव अ गुड डे।